जीवन में अपनी गलतियों को सुधारने का सबसे सही तरीका होता है यह स्वीकारना कि आपने गलती की है। इससे आपका जो गलती है वो जल्दी स्वीकारा जाता है और इसका समाधान बहुत जल्द निकल कर आता है, या फिर कुछ समय के अंदर ही उसका समाधान निकल जाता है। नमस्कार दर्शकों, डीडी पोर्टब्लेयर के विशेष कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा ओरल केयर इन चिल्ड्रन। जैसे हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो है बच्चों का बहुत ध्यान रखा जाता है। कोविड का समय भी चल रहा है और अन्य बीमारियों से हम बच्चों को दूर रखने की कोशिश करते हैं। इनमें ओरल केयर बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि जो भी बीमारी होती है उसका जो मेन अंश होता है, मुख्य अंश होता है, वो हमारे मुंह के रास्ते ही पेट तक पहुंचती है। तो आज का जो हमारा विषय है, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर हरिहर अवेल, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, एनएम्स जी पंत हॉस्पिटल। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो दर्शकों, जैसे आप सब जानते हैं कि इस वक्त डीडी पोर्टब्लेयर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कई सारे लोग हमें देखना चाहते हैं लेकिन वो घर बैठ के देख नहीं सकते। तो आपके लिए हमने लेके आया है सोशल मीडिया में। इस वक्त हम ट्विटर पर भी हैं, इस वक्त हम फेसबुक पर भी हैं और इस वक्त हम यूट्यूब पर भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हमारा जो लिंक है वो है ट्विटर हैंडल @DDK_पोर्टब्लेयर, फेसबुक आईडी है हमारा दूरदर्शन पोर्टब्लेयर, हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्रा पोर्टब्लेयर। डॉक्टर साहब, जैसे कि ओरल हेल्थ केयर इन चिल्ड्रन, जैसे हमने कहा कि बहुत ही एक मुख्य आज का जो विषय हमने रखा है, इसमें सबसे पहले बात आती है जब हम बात करते हैं कि मिल्क टीथ, जो बच्चों में सबसे प्रारंभ में हम देखते हैं कि जब ये दांत आती है तो ये होता क्या है, किस प्रकार इसकी महत्वता हमको एक बार समझाएं सर। ये मिल्क टीथ तो बच्चों का है ना, 6 महीने से पहले आ रहे हैं जी, तो उसी से तो 3 साल तक वो आएंगे। ओके, वो टोटली तो 20 नंबर में रहेगा। तो और वो दांत तो 6 उम्र तक वही रहेगा। 6 उम्र के बाद ही वो पक्का वाला दांत आने का शुरू होगा, और वो भी सभी 20 दांत तो एक ही टाइम में गिरकर पक्का वाला दांत एक ही में नहीं आएंगे। एक सीक्वेंस रहेगा, वही सीक्वेंस में ही वो वाला दांत तो आएंगे। और बच्चों का दांत इतना मुख्य है क्योंकि वो पहले मैस्टिकेशन ये तो शुरू होगा, तो गम्स पैड का ये मसले का वो स्ट्रेंथ है, पहले वो फीडिंग से ही स्ट्रेंथ होगा। फिर अच्छे से फीडिंग करने के बाद ही वो दांत निकलेगा। दांत निकला पहला साइन है बच्चों का, वो दूध से आप तो फूड को चेंज कर सकते हैं, मतलब तो लिक्विड डाइट से सेमी सॉल्ट फूड तो शुरू कर सकते हैं, वो पहला दांत आने के बाद, वही एक साइन है। तो उसके बाद आने के बाद तो बच्चों का दांत तो चबाने के लिए तो ऐसी तो धीरे धीरे तो डाइट देना पड़ेगा। वो कितना अच्छे से चबा कर खाएंगे उतना है वो चबड़ा और चेहरा भी डेवलपमेंट होगा। वही इतना मुख्य है वो बच्चों का दांत। ओके, तो क्या ये जो दांत है जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, क्या ये आने वाले जो दांत होते हैं उनको किसी प्रकार का शेप देता है? हाँ, शेप तो ऐसे ही डायरेक्टली नहीं देंगे, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो जेनेटिक रीजन तो रहेगा। जेनेटिक कोडिंग से ही हमारा सबका शेप तो रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक साउथ इंडियन है उनका जेनेटिक कोड वेरिएशन होगा, नॉर्थ इंडियन तो उनका वेरिएशन जास्ती होगा। पर ये मिल्क टीथ का कैसे वो इम्पैक्ट करेगा, वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट मतलब ये बच्चों का दांत आने के बाद अगर ट्रॉमा हो गया, तो ट्रॉमा मतलब तो एक्सीडेंट कुछ तो हो गया, और ये अगर हड्डी के अंदर तो फंस गया तो ये पक्का वाला दांत प्रेग्नेंट जैसी वो फॉर्म होएगा, तो उसी में इम्पैक्ट करेगा। तो क्या होगा, इसका कैल्शियम डेपोजिशन तो कम हो जाएंगे, तो वो उसी का कलर और शेप तो वेरिएशन हो जाएगा। तो पक्का वाला दांत 7 उम्र के बाद आने के टाइम तक क्या होगा, वो ब्राउनिश रहेगा और येलोइश रहेगा, थोड़ा थोड़ा मोरा, और शेप भी चेंज होगा। हम बोलेंगे वो टर्नर सिंड्रोम तो बोलेंगे, वो टर्नर्स उसका हाइपोप्लेशिया बोलेंगे, टर्नर्स हाइपोप्लेशिया। दर्शकों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये हमारा फ़ोन लाइव इन कार्यक्रम है। तो जो हमारा फ़ोन नंबर है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। जैसे आज का जो विषय हमने कहा कि ओरल हेल्थ बच्चों में, चिल्ड्रंस, तो जो भी माता पिता हैं जिनका भी कोई भी सवाल हो, क्योंकि इस वक्त जो है कोरोना का समय भी है और ओरल हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुंह के रास्ते ही जो भी कीटाणु है वो हमारे पेट तक जाती है, उसके बाद हमें विभिन्न प्रकार की वेदना या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली बच्चों में। तो यदि कोई सवाल हो, यदि आपके बच्चे के दांत टूट रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो, तो आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कैविटी सर, जनरली भी मतलब सुनते हैं कि कैविटी एक वर्ड होता है, टीवी में भी हम ऐड देखते हैं कि कुछ सेंसिटिविटी का कुछ ऐड हो गया या कैविटी का ऐड हो गया है, कोई आता है कुछ सॉल्ट के साथ कुछ दिखाता है। तो कैविटी वर्ड क्या होता है, क्यों होता है, किस प्रकार इसका हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं?
कैविटी मतलब वो डीके, टूथ डीके बोलेंगे। वो उसी वो होने के लिए एक्चुअली 3 मेजर फैक्टर होगा। एक तो होस्ट बोलेगा वही दांत है, और एक तो कीटाणु है, और एक तो सबस्ट्रेट है, वही फूड पार्टिकल्स, फूड है। ये तीनों का, और एक और है वो ही टाइम। टाइम तो चाहिए, ऐसी नहीं सभी के लिए सोकर उठने से तो कीड़ा नहीं आ जाएंगे। डीके तो डजंट हैपन, एक दिन में तो नहीं हो जाएंगे। एक कीड़ा होने के, वो डीके होने के लिए 6 महीना होगा। तो इसलिए तो फ्रीक्वेंट ब्रशिंग करने का ये मेंटेन कर सकते हैं। ये क्रोनिक डिसीज है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज है, ये एक्यूट डिसीज नहीं है, जल्दी नहीं आएगा। तो ये होना चाहिए। और ये कीटाणु है, और 2 मेजर कारण कीटाणु हैं, हम तो बैक्टीरिया के बोलेंगे। वो एक तो एक स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बोलेगा, और एक तो लैक्टोबैसिलस बोलेगा। ये तो कैल्शियम स्ट्रक्चर में वो अटैच कर फिर उसी को ही वो सब्सट्रेट, फॉर एग्जांपल वो शुगर खाएंगे तो वो सुक्रोज की वो ब्रेक डाउन कर वो अटैच करेगा, वो ग्लू कर फिर उसी को ही एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर वो एसिड से ही वो कैल्शियम तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो वो हो जाएगा, वो होल हो जाएगा। फिर अगर एक बार तो वो होल जाएगा तो वो स्ट्रक्चर एक बार तो तोड़ कर आ जाएंगे। इसलिए तो एक बार तो अटैचमेंट होकर वो कैविटी आई मीन होल हो गया तो वो बढ़कर ही जाएंगे, वो कम नहीं होगा। तो इसलिए तो ये कैविटी वगैरह तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसलिए तो एक बार आ चुका है मतलब वो भरना ही है। एक अभी रीसेंट रिसर्च में तो वो बोलेगा एक प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब वो कैविटी होने के पहले ही वो ठीक कर सकते हैं, पर वो होल नहीं होगा, पर वो डिस्कलर होगा। फॉर एग्जांपल व्हाइट मतलब वो थोड़ा सा वो फेड हो जाएगा। तो वो बोलेगा हम इनिशियल कैरियस लीशन। तो उसी में थोड़ा सा वो एसिडिक फूड को अवॉइड कर चॉकलेट अवॉइड कर ठीक से मेंटेन कर और फ्लोराइड सब तो वो वार्निश डालेंगे, कुछ मेंटेन करेंगे तो वो रिवर्स हो सकता है। दैट विल गिव एन एडवांटेज। कई बार हम देखते हैं बच्चों के दांत में जो है कालापन जो है वो पड़ जाता है, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ से टूटने की तरफ हम देख सकते हैं। ये क्या होता है और किस प्रकार इसका समाधान निकालें? वही है वो फॉर एग्जांपल हम तो दांत का स्ट्रक्चर है ना जी, तो वो 3 मेजर स्ट्रक्चर होगा। ये पहला स्ट्रक्चर है वो ये सफेद वाला, वही बोलेगा एनामल। सेकेंड लेयर बोलेगा वो डेंटिन, थोड़ा पीला रहेगा वो। और तीसरा लेयर है दांत का जीवन, वही खून और नस रहेगा, वही बोलेगा पल्प। तो इसमें वो एक वाटर फ्लो रहेगा और एक स्पॉन्ज जैसी रहेगा, और उसके ऊपर एक हार्ड आयन जैसी है, ग्लास जैसी है, हार्ड वाला, वही हार्ड वाला है एनामल। तो ये ग्लास में ऐसी ये तोड़ जाएगा, ये स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रेंथ सभी तो वो डेंटिन से ही आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये स्पॉन्ज है, तो ये ग्लास को ऊपर रखेंगे, अगर आप बाइट करेंगे तो ये इम्पैक्ट तो इसी के पास हो जाएगा, ये ब्रेक नहीं होगा। अगर ये तोड़ गया और स्पॉन्ज नहीं है तो क्या होगा, ये तो तोड़ने का आसान है। तो इसलिए तो पहले बार होल हो गया, काला हो गया, मतलब तो ये कैविटेशन हो गया। फिर एनामल का सपोर्ट तो यहाँ से नहीं आएंगे, हम तो स्ट्रक्चर से बोलेंगे, वो एनामल रॉड्स बोलेगा, वो स्ट्रक्चर जैसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो स्ट्रक्चर रहेगा। तो वो क्या होगा, एक वीकन होकर के एक स्ट्रक्चर एक तोड़ कर आएंगे। तो दैट इज हाउ इट ब्रेक्स एंड ये ज्यादा बढ़ेगा। कई बार पेरेंट्स कहते हैं ना कि उनके जो बच्चे हैं उनका एज थोड़ा सा मतलब ज्यादा हो रहा है, लेकिन उनके जो दांत है ना वो निकल नहीं रहे, डोंट इरप्ट, मतलब दांत निकल नहीं रहा है। क्या मुख्य कारण हो सकता है कि जो दांत निकल नहीं रहा है? क्योंकि कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 इयर्स भी हो रहा है तो जनरली दांत बहुत जल्दी आता है थोड़ा, बट 3 इयर्स हो रहा है, अभी भी मेरे दांत का जो बच्चे का जो दांत है, पीछे की तरफ का जो दांत होता है वो आ ही नहीं रहा है। क्या करें मुझे, क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है बाद में? इसे हम कैसे समझाएं? ये नॉर्मल वेरिएशन, फॉर एग्जांपल मैंने पहले आंसर किया, वो नॉर्मल वाला तो 6 महीना, ये टेक्स्ट बुक वाइज ही 6 महीना, पर इंडियन पॉपुलेशन में 8 महीने में ही पहला दांत आएंगे। 8 मंथ्स तो इंडियन पॉपुलेशन में यूजुअली तो आएंगे। ये भी डिले हो सकता है, किस किस तो आएंगे। मेरे बच्चा को तो 1 साल हो गया, अभी तक दांत नहीं आया, वो नॉर्मल चीज है। अगर बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मोर देन 1.5 ईयर्स, पहला एक दांत भी नहीं आया, फिर वो चेकअप करना पड़ेगा। चेकअप मतलब वो दांत हैं नहीं है, वो एक्सरे में तो कंफर्म करना पड़ेगा। एक किसी हार्मोन फैक्टर से भी नहीं आ सकता, फॉर एग्जांपल हाइपोपिट्यूडिज्म में नहीं आएगा, वो डिलेड एरप्शन हो सकता है। मोस्टली ये सीक्वेंस तो 2 और 3 महीना ऐसी दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तो लड़की बच्चों के लिए तो जोड़ा थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, लड़का का थोड़ा डिले आ जाएगा। तो वो इशू है। और लोकल फैक्टर्स रहेगा, फॉर एग्जांपल बच्चा पैदा हो गया, उसको तो कुछ चबाने के
आप नई चीज दे रहे हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल हम तो बोलेंगे रोटी को ऐसी दूध में मिलकर देना पड़ेगा 8 महीने 10 महीने के, तो वो चबाएंगे तो वो लोकल प्रेशर होगा। नहीं सिर्फ वो दूध देंगे और पिज्जा देंगे, चीज देंगे, ऐसी वो सॉलिड टाइप वाला खाएंगे तो लोकल प्रेशर नहीं होगा, तो लोकल प्रेशर से वो दांत आने का रास्ता नहीं रहेगा। तो उसी टाइम क्या होगा, हम तो आकर एक्सरे कर देखना पड़ेगा। किसी बच्चा तो बड़े उम्र में लेकर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 7 उम्र में लेकर आएंगे, पक्का वाला दांत नहीं आया, तो उनका हिस्ट्री क्या रहेगा, वो नहीं सर वो पहले 2 साल के पहले गिरा, वो बचपन के दांत तो तोड़ कर आ गया, अभी तक नहीं आया। उसमें क्या होगा, वो स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाएगा। स्कार टिश्यू फॉर्म हो गया तो वो दांत, पक्का वाला दांत, वो काट कर आने का टाइम लगेगा। तो हम यूजुअली तो मसाज करने के लिए बोलेंगे, नहीं है तो वो देखेंगे, वो सीक्वेंस टाइम ड्यूरेशन देखेंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो एक्सरे में देकर वो मसूड़े के काट कर निकालना पड़ेगा। क्या ऐसे होता है कि जैसे हम बच्चों को देखते हैं जो न्यूबॉर्न इन्फेंट होते हैं, तो हम उनमें पाते नहीं कि उनके पास दांत होता है या नहीं होता है, तो क्या जो न्यूबॉर्न इन्फेंट वगैरह होते हैं उनमें दांत होता है? हाँ, वो तो सन भी हम तो बुलाएंगे उसको तो नेटल और नियोनेटल टीथ बोलेंगे। वो नॉर्मल चीज ही है। तो उनके तो होगा, दैट इज वो मोस्टली तो बचपन की दादी रहेगा, वो नॉर्मल चीज है, किसी तो डरने का जरूरत नहीं है। कोई तो मम्मी मामा तो वो लेकर आएंगे, नहीं मैं बच्चा का अभी पैदा हो गया, अभी दांत सी पैदा हो गया, ऐसी होगा, वो इशू नहीं है। बट इशू कब होगा, वो अगर वाला दांत लूज है, तो लूज है तो वो दूध देने के टाइम तो वो इंजेक्शन होने का तो चांसेस रहेगा। तो वो उसी टाइम तो निकलना पड़ेगा। नहीं है तो शार्प है तो वो जीभ में तो क्यों, एक बच्चा पैदा होने से वो उसका मूवमेंट ऐसी रहेगा, सामने ही लेकर आएंगे, तो उसी में अल्सर होने का चांसेस काफी रहेगा। तो अगर काफी अल्सर नहीं होने के लिए वो निकलने का जरूरत पड़ेगा। अगर मूवमेंट नहीं है, हार्ड है, कुछ अल्सर नहीं हो रहे हैं, दूध देने में कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसी है, बच्चों भी ठीक है, मतलब तो निकलने का जरूरत नहीं है। अगर वो हिलता है कभी तो इंजेक्शन होने का तो चांसेस हैं, अल्सर काफी हो गया जीभ में तो वो चोट ज्यादा लगेगा तो निकलना ही पड़ेगा। वो भी 10 दिन के बाद ही निकल सकते हैं, इमीडिएटली नहीं निकल सकता। मैं अपने सारे दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा, ये हमारा फ़ोन लाइव इन कार्यक्रम है, आप देख रहे हैं डॉक्टर स्पीक, और आज का जो हमारा विषय है ओरल केयर इन चिल्ड्रन। तो कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा जो फ़ोन नंबर है वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अगला सवाल सर, कि जनरली जैसे आपने कहा कि ये जो जीभ हम बाहर करते हैं, तो जनरली जब हम छोटे थे तो जब हमारा दांत टूट जाता था तो हम जब उसको जीभ आगे की तरफ करते थे जहाँ पे वो गड्ढा या गैप जो था, तो जो बड़े लोग थे वगैरह कहते थे कि आप अगर जीभ की और उसकी तरफ करते रहोगे तो जो दांत आने का है वो नहीं आएगा। तो ये कैसे प्रोसेस होता है, कि क्या ये कोई मिथ है या सीरियसली ऐसा कुछ प्रोसेस है? नहीं, ये वो तो सही है, वो तो सही बोला। अगर तो दांत नहीं है, वही है इम्पोर्टेंस ऑफ, वो बच्चों का दांत का भी वही इम्पोर्टेंस है, ये एक सीक्वेंस में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहले सामने वाला दांत तो कॉन्फिडेंस के लिए भी, चबाना का भी दांत चाहिए बच्चों का। अगर वो दांत सामने वाला दांत नहीं है, वो बच्चे तो वो डेवलपमेंट स्टेज में है, उसी डेवलपमेंट में ऐसी करेगा तो क्या होगा, ये ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द अपर है ना, वो मैक्सिला बोलेगा, बोन हड्डी को, तो ये सामने आ जाएंगे। तो इसलिए हम बोलेंगे वो टंग ट्रस्टिंग हैबिट बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल चीज से, ये उंगली छुप रहे हैं ना, तो उंगली तो ऐसी रखेंगे तो बच्चे तो ऐसे करेंगे, तो इसका प्रेशर अंदर होगा और ये तो ए हो जाएगा, तो उसका चेहरा तो वी शेप हो जाएगा। तो इसलिए तो बाहर आ जाएंगे, बच्चों तो रैबिट जैसी लगेगा, वो सामने रहेगा, वो टीस हो जाएगा, तो बाद में वो क्लिप डालना पड़ेगा, इसलिए तो दांत का क्लिप डालकर करेंगे। तो ये काफी है, वो बोलेंगे हम ओरल हैबिट्स। तो इसलिए तो बच्चों का करेंगे, ऐसे करेंगे तो उसका तो वो नीम तेल लगने के लिए नहीं है तो करेला का तेल भी लग सकता है, नहीं करने के लिए उंगली में लग रहे हैं तो वहां भी तेल लग सकते हैं, उसका भी एक ऑइंटमेंट भी है। नहीं है तो लॉन्ग स्लीव पहनना पड़ेगा, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं है तो वो सामने है तो आ जाएंगे। जनरली जो फ्लोराइड टूथपेस्ट वगैरह हम कहते हैं जो हम यूज करते हैं, तो जनरली क्या ये बच्चे भी यूज कर सकते हैं? क्योंकि कई बार देखा गया कि पेरेंट्स जो है ना उनको वो टूथपेस्ट देते नहीं है, तो उनको डर रहता है कि कहीं केमिकल ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, जब बड़े हो जाते तब देते हैं। तो जनरली बच्चे जो हैं ये टूथपेस्ट कब यूज कर सकते हैं? ये नॉर्मल बच्चों का टूथपेस्ट अलग से आ रहे हैं, तो वो नॉर्मल टूथपेस्ट तो 2 साल के ऊपर से यूज कर सकते हैं, बट अमाउंट तो लेना के कम लेना पड़ेगा।
वो डरने का काफी इम्पोर्टेंस वो भी है, क्योंकि है ना वो फ्लोराइड तो कम रहेगा, बच्चों का टूथपेस्ट है ना। फॉर एग्जांपल बड़ों का टूथपेस्ट में तो 1000 ppm रहेगा, बच्चों का पर 500 ppm ही रहेगा, क्योंकि वो तो स्वॉलो करने का टेंडेंसी रहेगा बच्चों का। तो इसलिए तो क्या बोलेंगे, हम थोड़ा ही लेना पड़ेगा। बड़े लोगों का वो पी साइज बोलेंगे, उसी से ही आधा साइज ही लेना पड़ेगा बच्चों का, उसी से ही लेकर वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वॉलो करने का टेंडेंसी रहेगा। ये स्वॉलो कर ठीक से ब्रश करना वो 8 साल के ऊपर ही वो ठीक हो जाएगा। तो ट्रेनिंग वगैरह तो कब करना है, तो 3 साल के बाद ही बच्चों का हाथ पकड़कर आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ऐसी ब्रश करना है, ऐसी तुकना है, तो सभी सरफेस तो करना पड़ेगा। बच्चों का नॉर्मली पहला 3 साल में तो हॉरिजॉन्टल स्क्रब भी करेंगे, ऐसी मतलब ऐसी मूवमेंट ही रहेगा। तो वही से ठीक कर बाद में तो ये सर्कुलर मूवमेंट हाथ पकड़कर उनको आईना में देकर ऐसी करना है, ऐसी मूवमेंट करना है, तो ऐसी करना है, सभी सरफेस तो करना है, तो बोलना चाहिए। तो जनरली हम कभी कभी देखते हैं टीवी में ऐड वगैरह, जैसे जब टूथब्रश होता है उसके ऊपर पूरे लेयर में जो है डाल देते हैं। तो कई बार बच्चे भी ये चीज को फॉलो करते हैं कि हमने भी देखा अपने घर में, जब बच्चे देखते हैं तो जो ब्रश होता है उसके पूरे लेयर में जो है पूरा सा जो है टूथपेस्ट डाल देते हैं। क्या ये हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट जरूरी होता है या नहीं होता है? या और एक सवाल रहेगा कि किस प्रकार हमें ब्रश करना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं अर्जेंसी में ब्रश लेते हैं और यूं ऐसे करना शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऊपर के गम्स वगैरह भी होते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे सर। पहला थिंग है तो वो अमाउंट वाला कम ही लेना है, ऐसी नहीं वो ऐड की तरफ तो पूरा लेने का जरूरत नहीं है, वो कम ही लेना, क्योंकि उसमें भी फोमिंग एजेंट रहेगा। तो कितना वो नॉर्मल यूजुअली है एक बार करने का नहीं है, हम तो 2 बार ब्रश करने का बोलेंगे, तो वो इफेक्ट करना है जरूरी है। और ब्रशिंग का टेक्निक है, देखिए ये दांत हैं, ये अब उंगली डालेंगे तो पता चल जाएगा ये दांत हैं, ये तो हार्ड हैं, ये मसदे हैं, तो इसी में प्रेशर करेंगे तो दर्द होगा, और इसी में प्रेशर करेगा तो दर्द नहीं होगा। तो यही जंक्शन है। तो ब्रश लेकर आप यही करेगा, जोर से करेंगे तो दांत डैमेज होने के पहले तो मसले तो डैमेज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, मसले तो नीचे गिर जाएंगे, तो ये सड को, दांत का सड को एक्सपोज करेंगे तो एक्सपोज कर ये सड में तो दांत का पहला लेयर नहीं रहेंगे, तो एनामल नहीं रहेंगे, सिर्फ डेंटिन नहीं, तो इसलिए तो झंझनाट हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा। तो क्या करना है, ब्रश को एक्चुअली 45 डिग्री एंगुलेशन में रखना चाहिए और दांत और मसले के बीच में। जी, मैं चाहूंगा कि आप एक बार थोड़ा कैमरा में दिखाएं, उनको थोड़ा समझ आए। ठीक है, ये दांत, ये फॉर एग्जांपल ये दांत हैं, ये मसले हैं, तो ब्रश तो 45 डिग्री एंगुलेशन में रखना चाहिए और ऐसी सर्कुलर मोशन भी करना पड़ेगा। और इश्यू है सभी तरफ तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लोग तो अंदर तो छोड़ेंगे, तो सिर्फ ऐसी नहीं करना है, अंदर भी ब्रश को टिल्ट कर अंदर भी क्लीन करना है, और जीभ का साइड में भी तो करना है। लोग तो वो छोड़ेंगे मोस्टली, ब्रश को टिल्ट कर यहाँ भी क्लीन करना पड़ेगा। जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें जनरली वो तो खुद ब्रश नहीं कर पाते हैं, तो किस प्रकार एक पेरेंट को उनके जो ब्रशिंग हैबिट्स है या फिर उनके मुंह में जो भी गंदगी है उसको किस प्रकार निकाले, क्योंकि जैसे हम समझते हैं कि ब्रश उनको नहीं कर सकते हैं, तो कितने समय में या कैसे उसको ट्रीट करें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह भी चलता रहता है, या कुछ और भी देते हैं उनको, थोड़ा हल्का कुछ सेमी सॉलिड या लिक्विड देते हैं, तो अभी भी उनके मुंह के अंदर जम्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है और फिर वो पेट के रास्ते में जो है उनको प्रॉब्लम्स दिला सकती है। किस प्रकार एक माँ बाप अपने न्यूबॉर्न बेबी को देख सकते हैं इस चीज में? ये न्यूबॉर्न का भी तो मेंटेन करना है, वो कैसे हैं, तो सभी टाइम इसका क्लीनिंग तो ऐसी नहीं 2 बार, कभी भी फीडिंग दे रहे हैं उसके बाद तो क्लीन करना ही पड़ेगा। तो वो इम्पोर्टेंट है। और ये पोजीशन है, बच्चा का सिर को ऐसी पेट में रखना, माँ का पेट में रखना पड़ेगा। तो पैर ऐसे रखेंगे, तो सिर ऐसे रखेंगे, तो उनका उंगली में तो कुछ कॉटन क्लॉथ रखकर वो गर्म, हल्का गर्म, ज्यादा गर्म नहीं, हल्का में थोड़ा सा वो पानी रहे, नहीं है तो सिर्फ पानी में तो मिलकर ये उंगली में डालकर वो सफाई तो क्लीन कर सकते हैं। ऐसी वो सिर्फ उसी में ही क्लीन कर सकते हैं, ब्रशिंग क्लीन वगैरह। और जीभ को क्लीन करना पड़ेगा, जीभ को तो भी क्लीन नहीं करेंगे तो वो मिल्क का लेयर जीभ में पूरा पड़ेगा, तो बाद में तो उसमें भी थोड़ा सा वो फंगल इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा, इसलिए तो वो जीभ को भी थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। ब्रेस्ट फीडिंग जब करते हैं और बच्चे जब दूध पीते हैं तो किस प्रकार उसके बाद उनको क्लीनिंग, क्योंकि ये भी एक बहुत अहम पड़ जाता है, क्योंकि उससे भी जर्म्स वगैरह पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उनके मुंह में रुक जाता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग और जो ब्रशिंग है इन दोनों का अगर हम एक साथ देखें तो एक्चुअली तो ब्रेस्ट फीडिंग तो दांत आने के बाद तो स्टॉप करना पड़ेगा, वो प्रोसेस हम तो बोलेंगे वीनिंग, वीनिंग बोलेगा। तो वो क्या होगा, तो अगर दांत आ गया तो वो मतलब तो वही मैंने बोला, दांत आ गया तो मतलब वो ब्रेस्ट फीडिंग से वो खाने का शुरू कर सकते हैं, वो साइन है, एक साइन है।
तो अगर ज्यादा फीडिंग करेंगे, वो दांत से भी फीडिंग करेंगे, क्या होगा, तो स्टडीज बोल रहे हैं तो ये ब्रेस्ट फीडिंग का सुक्रोज लेवल तो काफी है, तो उसी में कीटाणु नहीं, वो डिपॉजिट होने का वो चांसेस हैं, उसी के डीके होने का चांसेस काफी है। तो इसलिए तो अगर बच्चे का दांत आ गया तो अब नॉर्मल खाने के शुरू करना पड़ेगा, ब्रेस्ट फीडिंग तो स्टॉप करना पड़ेगा। ये कंटिन्यूसली 3 साल का उम्र के देना है, 5 साल तक दे रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए। ये प्रॉपर पीडियाट्रिशियन भी ओपिनियन लेना पड़ेगा, वो स्टॉप कर खाने तो शुरू करना पड़ेगा, नॉर्मल फूड्स तो थोड़ा थोड़ा शुरू करना पड़ेगा। तो किस प्रकार का हम मिथ, जैसे आपने कहा कि कई जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत लंबे समय की करते हैं, या फिर सोचते हैं कि दांत जो है पहले में आता नहीं है, अगर आता है तो प्रॉब्लम होता है, तो किस प्रकार के मिथ हम समझ सकते हैं कि पेरेंट्स में या बड़ों में या लोगों में है कि ये मिथ है, ये मिल्क टीथ है, इसका ऐसी होगा, ये ऐसा होगा, किस प्रकार का मिथ की हम बात कर सकते हैं सर? वो मिथ तो कैसे बोलेंगे, तो वो यूजुअली फीडिंग करेंगे, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है, रूरल इंडिया में है ना, तो वो एक्चुअली इनकम काफी लेस है, तो इन फाइट ऑफ फीडिंग करने के लिए उनका पास कुछ पैसा नहीं है, इसलिए तो वो ब्रेस्ट फीडिंग तक ज्यादा टाइम तक करेंगे। तो दैट इज वही एक्चुअल प्रूवन है। अगर उनके पास इनकम है तो वो शुरू कर सकते हैं, दिस इज नॉर्मल, वही है एक्चुअली प्रूवन स्टडीज वगैरह, ऐसी नहीं है, ये कर सकते हैं। बट ब्रेस्ट फीडिंग इज लिटिल बिट डेवलपमेंट के लिए ठीक है, बट इट शुड नॉट बी फॉर काफी लॉन्गर टाइम के लिए नहीं करना चाहिए। छोटे में अगर कोई बच्चा नीचे गिरता है, उसकी दांत टूट जाती है, तो उसके बाद थोड़ा सा टेंशन होता है पेरेंट्स को कि क्या ये दांत जो है जब अगली बार आएगी तो क्या वो बराबर शेप में आएगी या फिर बराबर जगह से आएगी। तो अगर ऐसा कोई गिरता है, उसके दांत टूट जाते हैं, तो किस प्रकार का केयर इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे? अगर 6 साल के नीचे गिर कर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल सभी 0 to 6 ईयर से गिर रहे हैं, तो वो बचपन का दांत गिर रहे हैं तो हम वापस नहीं रख सकता। तो अगर वो तोड़ रहे हैं, वो निकलना ठीक है। अगर हम बाद में तो वो बचपन की दांत भी लेकर वो फिक्स कर रहे हैं, तो मतलब क्या होने का चांसेस हैं, एक तो री इन्फेक्शन होने का चांसेस रहेगा, नहीं है तो एंकेलोसिस बोलेगा, मतलब हड्डी के साथ वो जुड़ जाएगा, तो वही प्रॉब्लम करेगा, और काफी और इन्फेक्शन निकलने के टाइम तो बाकी पक्का वाला दांत भी टेढ़ा मोड़ा आने का चांसेस रहेगा, यही एक है। तो वो निकल रहे हैं तो छोड़ना पड़ेगा, बाद में तो स्पेस मेंटेनर हम बोलेंगे, तो वो नकली वाला दांत जैसी बच्चों का भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा, यही एक है। 6 उम्र के बाद अगर तो परमानेंट, 7 उम्र के बाद तो परमानेंट दांत आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, अगर परमानेंट दांत तो बागर आ गया पूरा तो बागर आ गया, तो मतलब नारियल पानी में भी रखकर लेकर आ सकते हैं, नहीं तो दूध में भी रखकर लेकर आ सकते हैं। 20 मिनट में अगर लेकर आ रहे हैं तो वो वाला दांत को फिर से फिक्स कर वो रिटेन कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है। पर पूरा होना चाहिए और ठीक होना चाहिए, बिना इन्फेक्शन से। तो हम तो अगर मिट्टी में चल गया तो उनका प्रोग्नोसिस अगर सक्सेस तो थोड़ा लेस रहेगा। अगर कंक्रीट फ्लोर में घर में ही गिर रहे हैं तो उनका प्रोग्नोसिस थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर उसका तो कलर चेंज होने का चांसेस हैं, अगर नॉन मेटल हो गया, आई मीन डेड हो गया, तो उसके तो नस का इलाज कर भी बाद में तो कैप डाल सकते हैं, वो बचा सकने का चांसेस है। मतलब तो 100% चांसेस नहीं, एटलीस्ट वो 50 to 70% तो चांसेस ले सकते हैं, अगर जल्दी लेकर आ गया तो। जी। तो जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब बाई चांस अगर गिरते हैं, उसके बाद जब दांत आता है तो क्या वो सेम शेप में आए, क्योंकि वो जो प्लेस ऑफ उनका जो टीथ का जो प्लेस होता है, अक्सर हम देखते हैं कभी कभी किसी का जो है पाथ चेंज होता है या फिर उसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है, क्या उसको वापस रिटेन कर सकते हैं या फिर ये जो होता है बाकियों को इफेक्ट कर सकता है जो बाकी दांत है? हाँ, ये अगर फॉर एग्जाम्पल भाई ये चीज होगा कब, वो बच्चा तो 6 साल के नीचे उम्र में है, तो उसी में गिर रहे हैं, तो ये पाथ ऑफ चेंज ऑफ वो पक्का वाला दांत को चेंज कर सकते हैं। वो चेंज होगा, वो टेढ़ा मोड़ा आने का चांसेस रहेगा। अगर वो आ रहे हैं तो बाद में बड़े होने के बाद तो क्लिप डालना पड़ेगा। अगर बीच में हम डाल रहे हैं तो वो रिमूवेबल अप्लायंस डाल सकते हैं, नहीं तो अगर बीच में अगर क्लिप डाल रहे हैं वो सड़ को कर्व्ड होगा, वो डेवलपमेंट पाथ है ना, तो वो थोड़ा टेढ़ा मोड़ा हो जाएगा। सेंसिटिविटी जैसे कि बोलते हैं कि मतलब सेंसिटिविटी हुआ है, मुझे जो है ये टूथपेस्ट यूज करना है या फिर मुझे डॉक्टर को दिखाना है, ये वर्ड का मतलब क्या होता है और क्यों होता है? जैसे आपने पहले कहा कि अगर वो जो गैप हो जाता है उस कारण से भी है, बट विस्तार पे हम जाना चाहेंगे थोड़ा सा। भाई वो सेंसिटिविटी पहला लेयर में है ना, तो पूरा वो इनऑर्गेनिक रहेगा, तो उसी में कुछ जीवन कुछ नहीं है, इसलिए तो पहला लेयर में आपको कीड़ा हो गया, नहीं है तो तोड़ गया तो आपका दर्द कुछ तो नहीं होगा। पर सेकेंड लेयर तो पीला रहेगा, वो डेंटिन, उसी में ही आपका तो ऑलमोस्ट 70% तो वाटर कंटेंट ही रहेगा,
तो उसी में आपका थोड़ा थोड़ा वो स्पेसेस में नस भी रहेगा। तो उसी में अगर आपका कीड़ा हो गया, अगर उसी तरफ में तोड़ गया तो आपका झंझनाहट शुरू हो जाएगा। इसलिए आपका ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्म वाला पिएगा तो वो फ्लूइड मूवमेंट भी रहेगा, डेंटिनल फ्लूइड हम बोलेंगे, वो मूवमेंट हो जाएंगे तो आपका सेंसिटिविटी काफी रहेगा। तो ये फोर्स ब्रशिंग से भी हो सकता है सेंसिटिविटी, क्योंकि वो एक्सपोजर ऑफ डेंटिन वो सड में नहीं है, तो कीड़ा हो गया तो उसी में डेंटिन हो गया तो उसी में भी आपका सेंसिटिविटी होने का चांसेस है। कब कब आपका सेकेंड लेयर में कीड़ा हो गया तो उसका मतलब तो सेंसिटिविटी शुरू हो गया, और ये एक साइन है आपको दांत को भरना है। नहीं है तो अगर तीसरा लेयर में चल गया तो आपका तो नस का इलाज करना पड़ेगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं है तो दांत का निकलना पड़ेगा, फिर दर्द शुरू हो जाएगा, नहीं है तो सूजन इन्फेक्शन तो बढ़ेगा। ये सेंसिटिविटी शुरू हो गया तो मतलब वो जगह में आपको फिल करना चाहिए। नहीं है तो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे वो। तो अगर ये कंटिन्यू होता है तो उसके बाद स्वॉलन जो गम्स होते हैं, गम जो स्वॉलन हो जाते हैं या फिर ब्लीडिंग वगैरह होता है, क्या इनको भी हम सेंसिटिविटी के साथ जोड़ सकते हैं कि ये भी एक कारण होता है कि इसके कारण ये होता है, इसके कारण ये होता है, ऐसे कुछ? ये स्वेलिंग वगैरह तो मसले का स्वेलिंग तो अलग होगा और पल्पल स्वेलिंग तो अलग होगा। वो कारण तो काफी हैं। एक तो दांत की वह कारण रहेगा, एक तो मसले का कारण रहेगा। मसले का कारण तो सूजन हो जाएगा, वो झंझनाहट सभी तो वो सड़ के वक्त होगा, वो एक्सपोजर ऑफ द रूट हमने बोला। ये दांत का वगैरह हो रहे हैं तो वो पल्पल स्वेलिंग है, उसमें तो झंझनाहट नहीं होगा। वो पेशेंट सब तो बोलेगा पेन है, मुझको दर्द है, वो सेंसिटिव नहीं है, वो ठीक से वो बताएंगे मेरे को ये दांत पेन है, दर्द है। झंझनाहट है तो लोग तो नहीं बोलेगा ये दांत में पेन, बट ऐसी साइड बोलेगा, तो वही डिफरेंस रहेगा। जैसे आपने कहा कि रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है, तो हमने सुना है कि ये मतलब बड़ों के तक हम सुना है कि बच्चों में भी रूट कनाल ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी है? हाँ, बच्चों का भी है वो रूट कनाल ट्रीटमेंट, उसके हम बोलेंगे पल्प थेरेपी तो बोलेंगे। तो दोनों का अलग अलग मटेरियल रहेगा, प्रोसीजर तो ऑलमोस्ट सेम ही है, पर बड़ों का क्योंकि ये परमानेंट है, ये निकल नहीं पाएंगे, तो इसका तो फिलिंग वगैरह मटेरियल तो अलग फिलिंग रहेगा, क्योंकि वो गटा पर्चा हम रखेंगे। बच्चों का तो ये निकल जाएगा, तो उसी का मटेरियल तो मेडिकेमेंट से रखेंगे, तो वो थोड़ा कम ही रखेंगे, क्योंकि पक्का वाला दांत आने के टाइम तो वो भी निकल कर आने के लिए, तो मटेरियल फिलिंग मटेरियल तो अलग रहेगा, बच्चों का अलग रहेगा, बड़े लोग का अलग रहेगा, पर प्रोसीजर तो सेम ही है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी का जो दांत जो है वो बाहर की तरफ आता है, तो उसके बाद क्लिप्स वगैरह लगाते हैं, तो क्यों ये बाहर की तरफ आता है और क्लिप लगाने से क्या यूज हो सकता है सर इसका? वही स्माइल एंड कॉन्फिडेंस के लिए। अगर तो दीद अगर आ रहे हैं तो उनका तो कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होएगा। फॉर एग्जांपल शादी करने के टाइम का मेनली तो गर्ल्स का तो शादी करेंगे इसी रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो सभी के बात करने का कॉन्फिडेंस का भी तो दांत तो सीधे होना चाहिए। अब एक स्टडी है, अगर आपका सबको चेहरा देख रहे हैं उसमें तो 60% तो दांत ही देखेंगे, उसके बाद ही आई कलर है और स्किन कलर का टोन रहेगा। तो इतना इंपॉर्टेंस है दांत का। अगर सामने किसी का दांत नहीं है उनका तो कॉन्फिडेंस और बात करने का भी नहीं रहेगा। तो और ये सामने अगर मैंने पहले बोला वो ओरल हैबिट्स ही होगा। और एक तो जेनेटिक्स वगैरह भी रहेगा, किसी किसी का पेरेंट्स का चेहरा ऐसी है तो बच्चों का चेहरा भी ऐसी रहेगा, तो वो चेंज कर सकते हैं। और हैबिट्स ये टॉन्सिल वगैरह में भी ऐसी में ही, उसमें भी का फॉर एग्जांपल वो मुंह खोल कर सो रहे हैं तो उसका भी तो मुंह को ऐसे ही रहेगा, तो वो बंद नहीं कर सकता, हम तो बोलेंगे वो ऑर्डिनाइड फेस रहेगा। तो उनका तो एक्चुअली ईएनटी ओपिनियन लेकर फिर ही हम इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ईएनटी ओपिनियन और ईएनटी सर्जरी से हम करेंगे तो बाद में ये यही है कारण, इसी से ही मुंह खोल कर रखा। तो ये नहीं है फिर से वो रिलैप्स हो जाएगा, फिर क्लिप डालने के भी फायदा नहीं है। तो एक्चुअली ये क्यों हुआ वो देखकर इलाज करना, वो सक्सेस भी काफी अच्छा रहेगा। तो जैसे मैंने ये कहा कि जो दांत बाहर की तरफ आता है तो क्या ये जेनेटिक होता है या फिर किसी कारण से? क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि सबके जो है वो अंदर की तरफ होता है, कुछ लोगों की जो है वो बाहर की तरफ होती है, तो उसका कोई स्पेसिफिक रीजन होता है कि ये जेनेटिक से ही ऐसे होते हैं, या फिर बचपन में उन्होंने कुछ गलती की, या फिर प्रॉपरली उन्होंने ब्रश नहीं किया? क्या रीजन से हम कह सकते हैं कि ये बाहर की तरफ है? नहीं, काफी रीजन हैं। जेनेटिक इज वन ऑफ द रीजन है कि जेनेटिक तो एक ही रीजन है, बाकी तो ओरल हैबिट्स मेजर रीजन है। फॉर एग्जांपल उंगली चुप रहे हैं, मुंह खोल कर सो रहे हैं, वो रीजन है। ये बच्चों का कीड़ा भी हो गया अगर हम बचा नहीं सकता, वो भी निकल रहे हैं तो मतलब तो वो पक्का वाला दांत आने भी सीधे नहीं आएगा, वो भी टेढ़ा मोड़ा आ जाएगा। तो हम बोलेगा तो अर्ली एक्सट्रैक्शन ऑफ प्राइमरी टीथ, वो तो हम तो जल्दी निकल दिया। वो फॉर एग्जाम्पल पीछे वाला बच्चों का दांत भी 10 उम्र में निकलना है।
अगर जल्दी निकल गया, इन्फेक्शन से 5 उम्र में निकल गया जी। तो क्या होगा, ये पीछे वाला दांत तो टेढ़ा मोड़ा आ जाएगा। तो इधर दांत को अंदर ही, हड्डी के अंदर ही फंसने का चांसेस रहेगा, क्योंकि इंपैक्शन हम बोलेंगे जी। वो रखने का चांसेस रहेगा, नहीं है तो टेढ़ा मोड़ा कुछ आने का चांसेस रहेगा। ये काफी रीजंस हैं, तो एक ही रीजन हम नहीं बोल सकता। तो ये कीड़ा वगैरह भी वो चेंज कर सकते हैं फॉर हैबिचुअल। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों के स्ट्रेस के लिए ऐसी बैठेंगे, ऐसी करेंगे, ये नेल बेट करेंगे, नेल बेट करने से भी दांत तो बाहर आ जाएंगे, सिर्फ एक ही दांत तो आ जाएंगे। एक रीजन हो सकता है। हाँ हाँ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल नेल बेटिंग कुछ रखेंगे तो सिर्फ एक ही दांत तो बाहर आ जाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल ये नेल लिप्स बेट कर रहे हैं, उनको तो सामने 4 दांत तो बाहर आ जाएंगे, ऐसी करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। ओके। डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम जारी रखेंगे। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में कोविड की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए आने वाले मरीजों की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा शुरू की गई है। लोगों से कहा गया है कि वे दिए गए डॉक्टरों के मोबाइल नंबरों पर सवेरे 9 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक संपर्क करें। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हमारा विषय ओरल केयर इन चिल्ड्रन, और विषय पर यदि आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो तो कृपया हमें कॉल कर सकते हैं आप। हमारा जो नंबर है वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी अपनी तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, कई तरह के जो न्यू इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसको भी लेते हुए जैसे आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण एक अंश होता है एक व्यक्ति के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं किससे, अगर हमारा दांत पीला पड़ जाता है या फिर लाल होता है जो तंबाकू वगैरह खाने से हो जाती है, तो हम बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो वैसे में कुछ नए जो यूजर्स होते हैं वो भी होते हैं, जैसे कि अभी हमने सुना कि ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस के बारे में, कि अभी जो है नया टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस, क्लिप की आवश्यकता नहीं है, ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस लगा सकते हैं। ये क्या होता है और किस प्रकार इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, कौन इसके लाभदायक हो सकते हैं सर? ये ब्रेसेस वगैरह तो नॉर्मल तो मेटल ब्रेसेस में रहेगा, और उसमें तो पहले एडवांस है सेरामिक ब्रेसेस, वो दांत का कलर ही रहेगा। अभी आ गया एडवांस में तो इनविसालाइन, तो वही आपने बोला वो ट्रांसपेरेंट वगैरह, तो लोग को पता नहीं चलेगा आप क्लिप डाला नहीं डाला, इट्सल्फ वो इतना ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो पर इसका लैब फैसिलिटी तो मोस्टली तो दुबई ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो लैब फैसिलिटी इतना महंगा है। तो ये चीज कब किसका करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक एयर होस्टेस ने आया, उसको बोला तो उनको क्लिप डालना चाहिए, पर तो उनका वो स्माइल को दिखा नहीं है, पर वो लोग तो डाल सकते हैं, क्योंकि वो पहनेंगे भी, उनको किसी को भी पता नहीं चलेगा वो पहन गया। पर इसमें तो केस सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। केस ऐसी नहीं सभी के लिए डाल नहीं सकता, तो माइल्ड केसेस नहीं है तो किसी स्लो प्रोसेस के लिए तो कर सकते हैं। तो सभी के लिए तो नहीं सिलेक्शन, केस सिलेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंस है, और विजिट के लिए तो भी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर ये डेंटल ट्रीटमेंट तो किसी और विदेश में कर रहे हैं तो इसका बहुत कॉस्टली है। फॉर एग्जांपल सिर्फ ये दांत निकलने के लिए तो उनका अमाउंट में हमारा इंडियन मनी तो 1 लाख होगा। 1 लाख निकलने के लिए होगा $1000 से ऐसी तो नॉर्मली वो बोलेगा इंपैक्शन सर्जरी करने के लिए। तो ऐसी ये औरतों के लिए काफी है। तो लोग क्या करेंगे, उन विदेश लोगों ने यहाँ आकर कंसल्ट लेकर वो ट्रांसपेरेंट वगैरह तो यहाँ से ऑर्डर करेंगे, वहां जाकर वो पहनेंगे, सिर्फ वो निकल कर पहनना पड़ेगा। और वो वीडियो कॉल में तो कंसल्ट करेंगे डेंटिस्ट के साथ, वो ऐसी वो बाहर का लोग ऐसी कर रहे हैं। पर इनका तो लैब फैसिलिटी ये सब तो वो थोड़ा एडवांस्ड ही है, और
वो उसका मटेरियल भी ज्यादा ही है नॉर्मल से, क्योंकि ये मेटल ब्रेसेस वगैरह तो कॉस्ट देखेंगे तो सिर्फ मटेरियल वगैरह तो कम ही है। अगर ये जाएंगे तो वो काफी है। ऐसी नॉर्मल कार जैसी और बेंस लेना है तो डिफरेंस कितना है, तो इतना डिफरेंस है, उसका मेंटेनेंस भी अलग कितना रहेगा, तो ऐसी मेंटेनेंस भी है। ओके जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त, जैसे हम मैनेजमेंट की बात करें, जैसे आपने कहा कि मेंटेनेंस इसका बहुत ज़्यादा है, तो कितना मेंटेनेंस, जैसे कि अगर एक नॉर्मल बच्चा है, 7 साल से कम उम्र का बच्चा होता है, तो पेरेंट्स जो है थोड़ा से सोचते हैं, क्योंकि जनरली हम क्या है कि डॉक्टर्स के पास जल्दी जाते नहीं, जब तक वो जो स्टेज हम तक पहुंचता नहीं है तब तक हम जाते नहीं है। तो कब एक पेरेंट को अपने बच्चे को लेके जाना चाहिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार नेग्लिजेंस के कारण ही कई सारे जो केस है, सो वो आगे की ओर एक अलग रास्ता लेके जाते हैं। तो कई सारे पेरेंट्स जो सोचते हैं कि ये जो है एक्सपेंसिव हो सकता है, इसमें अगर हम जाते हैं तो डॉक्टर बोलेगा कि ये लगा दो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो एक्सपेंसिव हो सकता है। हाउ कैन वी डिफाइन, कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं ये एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंस हो सकता है अगर डेंटल की बात करें? डेंटल में ये तो काफी एक्सपेंस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मटेरियल सभी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो पूरा इंपोर्टेड रहेगा। ओके वही इशू है। अभी भी कुछ कुछ तो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऐसे नहीं हमारा इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सब तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पर फिर भी आपका मेंटेनेंस करना है। मेजर थिंग तो बेस्ट हम तो बोलेगा आर्च क्रिमिनल का है वो सुक्रोस है। ओके सुक्रोस मतलब तो वो रिफाइंड शुगर्स। मेरा प्रेफर सब तो बोलेगा अगर आपका बच्चों का कीटाणु तो नहीं होना चाहिए, कीड़ा तो नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ आपको रिफाइंड शुगर्स को बंद करना और इंट्रोड्यूस नहीं करना, बस उतना ही है। आप तो हनी को यूज कर सकते हैं, हनी दे सकते हैं, और नॉर्मल वो जागरी वगैरह भी तो मिलकर देख सकते हैं। कब आपको रिफाइंड शुगर तो कम करेंगे, आपका कीड़ा भी नहीं होगा। और कुछ भी खा रहे हैं वो चबा कर खाना है। बच्चों लोग और आपको भी तो चबा कर नहीं कर रहे हैं, दांत को यूज नहीं कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा पास हाथ है तो हाथ को यूज करना है, कितना यूज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर ही वो स्ट्रेंथ होगा। आप यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये तो मसल सभी तो वीक हो जाएगा और एट्रोफी हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसी तरफ से ही मुग में भी है। आपका दांत है तो वो आप चबा कर खाएंगे तो वो सेल्फ क्लियरेंस हो जाएगा। ऐसी नहीं आप कंटिन्यूसली चबा कर नहीं करना है, वो भी तो 20 मिनट है खाने का टाइम, या इसी टीवी देखने से, फोन देखने से 1 घंटा 2 घंटा खा रहे हैं, मुंह में खाना रख कर ही खा रहे हैं, तो वो कीड़ा होने का, वो डिपॉजिट होने का चांसेस रहेगा। तो कुछ भी खा रहे हैं तो चबा कर खाना है अच्छे से, फिर भी डाइजेशन भी शुरू हो जाएगा। विदाउट चबा कर खाएंगे तो वो भी इनडाइजेशन हो जाएगा। तो अच्छे से थूक से मिलकर चबा कर खाएंगे तो ठीक आएगा। यही है मेंटेनेंस एक्चुअली। अभी का जनरेशन में कैसे खाना है कैसे हैंड वॉश करना है वही तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी का जनरेशन कोई तो वो पेशेंस नहीं है। सभी तो लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहे हैं, तो सभी तो फास्ट डाइट में खा रहे हैं, तो फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे तो वही प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि हम ये देखते हैं कि आज के जो जमाने में हम देखते हैं बच्चे जो है टीवी या फोन पे रहते हैं और जब खाते हैं तो स्वॉलो कर जाते हैं, तो ये कितना इन्फेक्शन, मतलब कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जब स्वॉलो करते हैं वो डायरेक्टली अंदर की तरफ जाता है। जैसे हमने बचपन से सीखा है कि जितना आप उसको चबाओगे वो उतना छोटा पीसेस में जाएगा, तो डाइजेशन जो जल्दी होगा। तो किस प्रकार जो है पेरेंट्स को इस चीज में कंसर्न करना है, क्योंकि पेरेंट्स का कहना होता है कि बच्चा तो खा लेता है, अपने समय पे खा लेता है, टीवी देखता है या फोन देखता है तब भी खा लेता है, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि बच्चा जो है उस पर्टिकुलर चीज को, फॉर एग्जांपल अगर रोटी आपने ले ली, इतनी बड़े टुकड़े हुए, बच्चा उसको सॉलो करता है, तो कितना प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है और कितना वो इनइफेक्टिव बनाता है अपने दांतों को पेरेंट्स के लिए, अगर आपको एडवाइस देना हो तो? ये पहला दांत में छोड़ो, पहले तो चोक होने का चांसेस काफी रहेगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों का आपका तो कुरकुरे दे रहे हैं और इवन छोटा बच्चे को तो नट्स कुछ वगैरह तो दे रहे हैं, वो तो बिना सोचकर एसी वगैरह तो खा रहे हैं, बिना चबा कर खाएंगे तो वो चोक हो जाएगा। अगर एयर चोक हो रहे हैं तो वो फंसने का चांसेस रहेगा, वही मोस्ट डेंजर है। ये दांत कीड़ा भी मैं वही बोला, कीड़ा तो ऐसी जल्दी नहीं, एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, बनता है तो 6 महीना होगा, वो क्रोनिक प्रोसेस है। तो ये चोकिंग वगैरह ये काफी मेजर प्रॉब्लम है, और इंडाइजेशन तो काफी मेजर प्रॉब्लम है। तो पेट में दर्द वो तो होगा, तो इसलिए तो अच्छे से वो ठीक से चबा कर खाना है। तो वो टीवी देकर खाना और ये सोकर खाना, सोकर पीना तो ये मत करना है। प्रॉपरली तो बैठ कर खाना है तो बैठ कर ठीक से चबा कर खाना पड़ेगा। ओके। हाँ, जैसे कि हम बच्चों की स्पेशली इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार के पेशेंट्स होते हैं? जैसे कि जब भी हम देखते हैं तो आजकल जो है बच्चों को भी जो है माता पिता जो है डेंटल के पास ज़्यादा लेके आते हैं, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे किस प्रकार के पेशेंट्स अधिकतर आते हैं? क्या दांतों में कीड़े लगे वाले जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर आते हैं, या किसी अन्य प्रकार की परेशानी से आते हैं?
हाँ, मोस्टली सब लोग तो आएंगे चेकअप के लिए नहीं आ रहे हैं, तो सब तो ये अगर सूजन हो गया, पेन है, सीवियर है, वो पीप जमा हो गया, उसके बाद ही आ रहे हैं। कोई बच्चों के लिए ही आ रहे ऐसी। वो 1 और 2% तो गिर कर आ रहे हैं, ट्रमा होकर आ रहे हैं, बाकी लोग मोस्टली तो पेन ही वगैरह ही आ रहे हैं। कोई तो आकर हमको प्रिवेंट करना है, हमको ये बताइए, ये चेकअप के लिए आ रहे हैं, तो वो लोग तो कम है। अभी स्कूल का बाहर प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें कुछ लोग अभी आ रहे हैं, आने का शुरू कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल से भी, स्कूल प्रोग्राम से भी भेज रहे हैं बच्चों का, आ रहे हैं वो चेकअप करने के लिए। उन बच्चों के लिए तो हमको एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों का तो पेन नहीं है पर चेकअप के लिए आ रहे हैं, तो उनको तो बोल रहे हैं कैसे वो ऐसी मिटानो सब तो बंद करना है, वो ऐसी चाबा कर करना है, 2 बार ब्रश करना है और मेंटेन करना है, वो सीख रहे हैं। ये शुरुआत धीरे धीरे ही हो रहे हैं, पर मोस्टली तो बच्चों, पेरेंट्स अभी तो पेन होने के बाद ही डेंटल के पास आ रहे हैं। कोई तो प्रिवेंटिव के लिए आने का लोग बहुत कम है, अभी शुरू किया स्कूल से, पर बहुत कम है। ओके, स्पेशल चाइल्ड अगर हम बात करें, स्पेशल चाइल्ड उनकी बात करें तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है अगर हमें देखभाल करनी होती है। तो जब स्पेशल चाइल्ड ऐसे कोई बच्चे आते हैं तो इन बच्चों को हम कैसे देख सकते हैं? क्योंकि जैसे हम समझते हैं कि स्पेशल चाइल्ड मतलब किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां या दिक्कत उनकी ज़िंदगी में ज़रूर है, तो उनको जब देखना होता है या उन्हें मैनेज करना होता है तो डिफ़िकल्ट एक मोमेंट होता है आप सबों के लिए। तो उनको कैसे एज ए डेंटिस्ट आप देखते हैं? नॉर्मली तो डेंटल इटसेल्फ तो काम करना थोड़ा मुश्किल ही काम रहेगा, क्योंकि सभी बच्चों हैं, बड़े लोग हैं, कोई भी हैं, तो 20 मिनट में 40 मिनट में चेयर में बैठना पड़ेगा। तो वो बैठने के टाइम तो वो ऑब्जर्वर, कोई अटेंडेंट बाकी डिपार्टमेंट में है, सर्जरी कर रहे हैं, तो वो ओटी के अंदर अलो नहीं करेगा, पर यहाँ कर रहेंगे। कुछ हम सिचुएशन में तो अटेंडर को अंदर रखना ही पड़ेगा, तो उसी टाइम तो वो इंटरफेयर करेगा, मेरे बच्चों को ऐसी मत करो, ऐसी मत करो, तो वो चैलेंजिंग ही रहेगा। तो वो देख सकते हैं क्या हो रहे हैं हमारा, और बाकी हैं तो हमारा इंस्ट्रूमेंट सब तो शार्प ही रहेगा। बच्चे तो ऐसी वो हिलेगा तो कहीं भी लग जाने का भी चांसेस हैं, तो हम भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। और हम तो वो पहले बच्चों को मैनेज करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है उसको। तो पहले पेरेंट्स तो कोऑपरेट करेगा, फिर ही बच्चों का मैनेज कर सकते हैं। तो ये चुप करो, ऐसी करो तो बोलना ही चाहिए, नहीं है तो ये कहीं भी तो गिर, ऐसी वो हिलेगा तो कहीं भी लग जाने का चांसेस है। ये स्पेशल चाइल्ड में वो सिचुएशन काफी अधिक है, वो तो उसका मैनेज होने का तो काफी अधिक है। अगर सिर्फ छोटा छोटा काम है ना, फॉर एग्जांपल तो दांत सिर्फ निकलना है, वो सामने दांत है तो थोड़ा पकड़ कर ही करना पड़ेगा, वो विथ कंसर्न लेकर करना पड़ेगा। पेरेंट्स से कंसर्न लेना नहीं, बच्चों का पूरा पकड़ कर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वर्किंग स्टेशन है, यहाँ रीजन थोड़ा सेंसिटिव रीजन है। बच्चे तो ऐसे हिलेगा तो कहीं भी तो लग जाने का चांसेस हैं, तो इसलिए तो थोड़ा पेरेंट्स से कंसर्न लेकर फिर बिठाकर पकड़ कर करना पड़ेगा। नहीं है तो अगर पूरा करना है तो वो जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे, तो हमारा वो सेटअप तो भी अच्छा है तो वो करेंगे। पर उसका डेंटल का काम करना है बिना निकलने से, निकल सकते हैं अभी का सिचुएशन में। अगर बाकी और करना है तो उसका अलग मटेरियल खरीदना पड़ेगा, वो उसी से ही करना पड़ेगा। फीलिंग वगैरह सब तो वो अलग किट है, वो इंस्ट्रूमेंट है वो स्पेशल चाइल्ड का करने का। और स्पेशल चाइल्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो ठीक से ब्रश नहीं करेंगे, और किसी का तो तुक ज्यादा आएगा, और मेजर तो फिट्स का टाइम है तो वो टंग को बाइट करेंगे, वो लिप्स में बाइट करेंगे, ये सिचुएशन हो जाएगा, तो उसका बाइट ब्लॉक देना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा। अगर 4 साइड में तो कुछ आ गया तो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होना चाहिए, तो वो सिचुएशन काफी है। इसका पेरेंट्स का कोऑपरेशन हमको जरूर होना चाहिए, फिर ही हम तो कुछ भी हम कर सकते हैं, आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो डेंटल चेयर मैंने देखा है कि डेंटल चेयर जो होता है वो हमें उसमें थोड़ा सा लेटना होता है अपने बल, तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हिलते रुलते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है एक बच्चे को? क्योंकि अभी अगर हम बड़े बैठते हैं, अडल्ट अगर बैठते हैं तो हमें समझ आता है कि ठीक है क्या हो रहा है, हमें समझ आ रहा है। अगर एक बच्चा बैठता है, 7 साल या 8 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा जब बैठता है तो कितना चैलेंजिंग होता है, और कैसे आपको उनको समझाना पड़ता है? क्योंकि जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप रखते हो तो थोड़ा सा झुंझुनाहट होती है, या फिर थोड़ा सा एक अजीब सा एक फीलिंग होता है। बच्चों में ये चीज को समझना नहीं होता, उनको लगेगा तो दर्द देता है। तो किस प्रकार एक बच्चे को संभालना कितना चैलेंजिंग हो सकता है एक डेंटिस्ट चेयर में? सर वो ही बच्चों का तरफ ही जाकर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो किस टाइम तो उन बच्चों का तो ईगो को टच करना पड़ेगा, वो बात करने के टाइम तो ऐसे ही करना पड़ेगा। छोटा बच्चों का तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल 3 साल के नीचे बच्चा को हम कुछ भी बात करेगा तो वो समझ गए नहीं, तो उसको क्या हम पेरेंट्स बोलेंगे, देखिए इनको तो इलाज करना जरूरी है,
आप कुछ नहीं करना, पकड़ना, वो तो रोएगा, 2 मिनट 5 मिनट में हो जाएंगे। अभी धीरे धीरे ही कर सकता। और एक चीज तो सब तो नहीं बोलना, सोचना है डेंटल पास आ गया 1 मिनट में ऐसी फटक तो ट्रीटमेंट कर नहीं जाना है। तो ये सिचुएशन इतना चैलेंजिंग है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा और अपॉइंटमेंट तो बार बार में तो देना पड़ेगा। ऐसी नहीं एक बार आ गया तो होकर चल जाएंगे, ऐसी नहीं होगा। 3 साल के ऊपर हैं तो थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं उनका बात में। देखो अगर दर्द नहीं होगा, ये मम्मी पापा का रहेंगे, अगर ड्रामा करेंगे तो भेजेंगे, तो आप चुपचाप तो रखना चाहिए, तो ऐसी बोलेंगे। अगर कोई और बड़ा है, 6 साल ऊपर हो गया, तो हम पूछेंगे देखो आप लड़का हैं तो रोना मत है, लड़की जैसी रोना मत, लड़की हैं तो आप बहादुर होना चाहिए, आप क्या बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं तो आप रोना मत। और ये रिवार्ड सिस्टम सब हम तो बोलेंगे, रिवार्ड सिस्टम तो देंगे। क्या फॉर एग्जाम्पल अब अच्छे से कोऑपरेट करेगा तो हम पैट करेंगे, हाँ वेरी गुड बॉय है, अब तो पुलिस जरूर बनेगा, यहाँ का लोग सब तो पुलिस बनना चाहते हैं, मिलिट्री में जाने ना, वही बोलेगा। तो हम अब मिलिट्री बनना चाहते हैं तो ये इसमें तो कोऑपरेट करना चाहिए, इसको तो दर्द नहीं होगा, अगर दर्द होगा तो अब बताओ तो कितना आप बच्चों का रेस्पेक्ट करेंगे और उनका पेन को रेस्पेक्ट करेंगे तो वो आपको तो रेस्पेक्ट करेगा और कोऑपरेट करेगा। और पेरेंट्स तो मतलब तो ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। मोस्टली तो पेरेंट्स ही वो स्पॉइल करेगा, तो पेरेंट्स कोऑपरेट करेंगे तो बच्चे तो जरूर कोऑपरेट करेंगे। पर 1 और 2 बार तो हम तो भी हार्श में बोलना चाहिए, क्योंकि उनको वो समझना चाहिए ये घर नहीं है, ये हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर का बात सुनेगा तो फिर भी जा सकते हैं, तो वो सोचना पड़ेगा, फिर वो जरूर सुनेगा। एक और होता है सर ऑर्थोडेंटिक्स, एक वर्ड होता है जिसमें स्पेशली ऑर्थो जो वर्ड जैसे ऑर्थोडोंटिक्स वही क्लिप का है। तो जब हम ये सुनते हैं तो ऑर्थो जब मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि केवल वो हड्डी का होता है, जो जब भी हम जाते हैं तो ऑर्थो मतलब हड्डी का होता है। तो इसमें जो आपने कहा कि ये होता क्या है और कैसे हम इसको समझें? वही डेंटल में तो ऑलमोस्ट तो 13 स्पेशलिटीज हैं, उसी में ही ब्रांचेस तो काफी हैं। उसी में कैसे मैं तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ और अजय सर तो ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, और इसी तरफ तो वो डॉक्टर प्रफुल्ल भी तो ऑर्थोडोंटिक्स हैं। ऑर्थोडोंटिक्स मतलब ये चेहरा को तो क्लिप करना, इसी का हड्डी को चेंज करना, उसी में वो स्पेशलिस्ट है। तो वो क्लिप डालना उसी का वर्डिंग है ऑर्थोडोंटिक्स। तो वो हड्डी वगैरह था बोन का वो मॉड्यूलेट करने का। तो एक्चुअली तो ये क्लिप भी आएगा और ग्रोथ मॉड्यूलेशन भी आएगा, पर हमारा पास कितना वो फैसिलिटी है और हमारा तरफ से कितना कर सकते हैं हम तो कर रहे हैं। पर अभी आप सही बोला तो वो मटेरियल्स और सिचुएशन भी और एडवांस भी काफी हो गया। फॉर एग्जांपल किसी बच्चा का तो ऐसी है जबड़ा तो वो भी पीछे कर सकते हैं, पर उसका तो वो टैबो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी का है तो ये क्लिप डालकर ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो वो डेवलपमेंट में स्टेज में भी कर सकते हैं। तो चेहरा कितना वो कर सकते हैं, वो शेप मॉडलिंग तो भी कर सकते हैं, हड्डी का शेप मॉडलिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए तो वो ऑर्थोडोंटिक्स बोलेगा। तो ये मूवमेंट वगैरह आप वो प्री आप पोस्ट आप देखेंगे ना, चेहरा भी चेंज हो जाएगा, स्माइल प्रोफाइल इटसेल्फ वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम समझते हैं कि कई बार कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती है या बीमारी होती है, सिकनेस होता है, कुछ भी होता है, तो जनरली जो पब्लिक होते हैं हम जो है थोड़ा समय के बाद आते हैं, जब वो थोड़ा इंटेंस हो जाता है, जब पेन ज़्यादा होता है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में पेन होता है तो हम क्या करते हैं, फार्मेसी जाते हैं और कुछ दवाई वगैरह लेके खा लेते हैं, तो उस समय के लिए जो है वो दर्द जो है कम हो जाता है। लेकिन फिर वो प्रिवेल करता है, फिर आते जाता रहता है। तो कब एक पेशेंट ना कहते हुए कब एक व्यक्ति को डेंटिस्ट के पास आना चाहिए, या फिर रेगुलर अगर चेकअप करना होगा तो कितने समय के अंदर में एक बार अपने आप को डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए? एक्चुअली मिनिमम तो 6 महीने में एक बार बोलेंगे, मेरा एडवाइस था 1 साल में एक बार एटलीस्ट जरूर आकर देखना पड़ेगा। एक बार इलाज करने का कुछ जरूरत नहीं है, एटलीस्ट 1 साल में एक बार आकर देखना पड़ेगा। क्यों 6 महीने में एक बार, मतलब वही मैंने पहले बोला, नया वाला कीड़ा शुरू हो रहे हैं ना, ये तो होल हो गया, तो उसी के लिए 6 महीना है होना चाहिए। इसलिए तो एक बार आकर वो चेकअप करना पड़ेगा। और ये मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये डिपॉजिट तो सबको होगा, मेरे का भी होगा, तो सभी टाइम तो वो क्लीनिंग करना है तो क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो वो वीकनेस तो सभी होगा। तो उम्र ज्यादा होने से है ना, गम्स का वीकनेस तो वो रहेगा, वो तो होगा, वो कुछ हम तो अवॉइड नहीं कर सकता, पर हम डिले कर सकते हैं, वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ठीक से डाइट खाएंगे, ठीक से ब्रश करेंगे, फूड हैबिट्स तो ठीक करेंगे, तो वो ठीक हो जाएगा।
किस प्रकार की फूडिंग हैबिट्स हमें लेनी चाहिए? क्योंकि जनरली हम देखते हैं आज के समय, अगर मैं देखता हूँ तो जब भी मैं पार होता हूँ तो मैंने देखा है कि बच्चे जो है वो जंक फूड ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में, स्पेशली वो लंच समय हो या फिर डिनर हो। तो अगर आप बच्चे को जंक फूड दे दीजिएगा, वो पूरा दिन वही खाते रहता है। तो कितना एक हानि पहुंचा सकता है एक जंक फूड जो है दांतों को? क्योंकि दांत बहुत ही एक वाइटल हो, जैसे हमने स्टार्टिंग से कहा है कि दांत जो होता है बहुत वाइटल होता है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसे कई सारे लोगों को फेस करना है, अपने आप को फेस करना है, पूरे सोसाइटी को फेस करना है। तो स्टार्टिंग का जो बेसिक हमारा होता है वहीं में कहीं ना कहीं हम थोड़ा डगमगा जाते हैं। तो जो जंक फूड्स का जो रोल होता है, जो बच्चों का फेवरेट होता है, किस प्रकार बच्चों को इसको अवॉइड करना चाहिए या फिर किस प्रकार इसको लेना चाहिए? देखिए, एक ही टाइम में एक बार तो वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल बर्थडे है, उसी में चॉकलेट बने, वो ओकेशन तो वो ले सकते हैं, ऐसे नहीं, पर कंटिन्यूअस नहीं लेना है। वो खाने का भी तरीका है। फॉर एग्जांपल एवरी सभी का लाइफस्टाइल में, अभी सभी स्टेट में भी, सभी रिलीजियन में भी, सभी में है एक्चुअली फास्टिंग प्रोसीजर्स भी हैं। एक्चुअली इट इज वन ऑफ द वेरी गुड प्रोसीजर। वो सेल्फ क्लेंजिंग रहेगा बॉडी का। तो वो फूड हैबिट्स भी किसी दिन को तो नॉन वेज नहीं खाना है, वो है एक्चुअली। तो बहुत एसिडिक एंड बेसिक फूड्स तो नॉर्मल रखना चाहिए जी। तो आप ज्यादा एसिडिक आएगा तो आपका बॉडी में तभी भी स्वेट भी ज्यादा आएगा और कीड़ा भी ज्यादा पकड़ेगा। तो ऐसे रहेगा। और काफी बेसिक भी तो नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ा बैलेंस डाइट होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल कितने लोग तो फ्रूट्स ले खा रहे हैं तो वो भी कम है। एक्चुअली फ्रूट्स भी खाना है। वही मैंने पहले बोला, आपका बच्चों का कीड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहले रिफाइंड फूड्स तो इंट्रोड्यूस मत करना, थोड़ा अवॉइड करना। एक्चुअली तो पीडियाट्रिशियन सब तो एडवाइस करेंगे बच्चा का, पहले तो वो ठीक है हनी देंगे, पर उसके बाद पहले तो ब्लैंड फूड ही देंगे। क्योंकि अगर टेस्ट पहले तो स्वीट टेस्ट पता चल जाएगा, फिर जीभ तो स्वीट ही पूछेगा। इसलिए तो पहले तो वो पूरा खट्टा वाला, कड़वा वाला सभी टेस्ट तो होना चाहिए। सिर्फ बच्चों का स्वीट देंगे तो वो सिर्फ स्वीट को पसंद करेंगे। बाकी स्वीट्स और सभी में है टंग में, तो वो टेस्ट कौन देंगे? वो बट्स पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा का इमोशन है, सभी को तो भी पढ़ेंगे, शांति रहेगा, गुस्सा होएगा, इमोशन रहेगा, गिल्ट रहेगा, सब तो होना चाहिए, फिर ही वो ह्यूमन बीइंग है। सब इमोशन तो होना चाहिए। और नहीं है तो कुछ इमोशन नहीं है, इसी रहेगा तो क्या बोलेगा? वो स्टैच्यू बोलेगा। तो इसी तरफ तो एक ही तरफ में तो नहीं जाना चाहिए। तो सभी, मैं नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं खाना, ऐसी तो ओकेशन में तो खा सकते हैं, पर उसके बाद तो मेंटेन करना है। बट वो रूटीन नहीं होना चाहिए, रेगुलर हैबिट नहीं होना, रेगुलर हैबिट तो नहीं होना चाहिए। और खाने का भी आप सबके तरीका है। मैंने पहले बोला तो 20 मिनट में खाना है, 20 मिनट खाने का 2 घंटा तो गैप होना चाहिए। फिर ही वो ओरल एनवायरनमेंट में तो फिर एसिडिक एनवायरनमेंट तो बाद में वापस तो बेसलाइन में आ जाएगा 7 में। नहीं है 2 घंटे के बीच में ही फिर से एक चिप्स खाया तो वो एसिडिक ही रहेगा। तो इसलिए तो 2 घंटा 3 घंटे के बाद ही चाय पीना है। अगर मॉर्निंग तो आप 8 बजे तो ब्रेकफास्ट ले लिया, तो आप 11 बजे तो चाय पी सकते हैं। ऐसी नहीं आप 8 बजे खाया, 9 बजे चाय पिया, फिर 10 बजे तो केक खाया, ऐसी खाएंगे तो आप मुख पूरा एसिडिक एनवायरनमेंट में चलेगा और कीटाणु होने का चांसेस काफी जल्दी बढ़ेगा। मतलब तो कीटाणु होने का 6 महीना नहीं 3 महीने और में हो जाएगा। इसलिए तो वो फ्रीक्वेंट गैप होना चाहिए। और कितना आप वाटर कंजप्शन ले रहे हैं और कितना क्लियरेंस ले रहे हैं वो भी अच्छा रहेगा। वो उसका तो फेवर करेगा, वो सलेवरी फ्लो भी अच्छा रहेगा, वो फेवर करेगा। जैसे आपने जो टाइमिंग कहा कि इतने समय के अंदर आपको लेना चाहिए, ये जो रूटीन है ये जनरली हमारे यहाँ पे अधिकतर लोग जो यही रूटीन फॉलो करते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट किया और कुछ समय के तुरंत हमने चाय पिया, उसके बाद फिर 1 घंटे के अंदर हमने चाय पिया। तो ये चीज़ हमें जो आपने समझाया बहुत महत्वपूर्ण हम समझते हैं कि स्पेशली हमारे लोगों के लिए जो गैप पड़ जाते हैं सर दांतों में, जैसे कि गैप पड़ जाते हैं, तो थोड़ा से एक दर्शक हमसे जुड़े हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, आपका नाम? रीना श्री जी, सवाल पूछिएगा। हेलो रीना श्री रीना श्री, सवाल पूछिएगा। हेलो जी सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिएगा। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सवाल पूछिएगा मैडम। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा। ओके सर। जी मैडम सर, माय ब्रदर। जी सुन पा रहे हैं, बोलिएगा। He's of 8 years and his mouth smells. Okay. So what we have to do? Okay, madam, thank you.
जी, जैसे उन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो 8 साल का है और स्मेल आता है मुंह से, तो कैसे समाधान प्राप्त करें? स्मेल आते हैं तो वो भी काफी रीजन हो, ऐसी कीड़ा हो सकता है, नहीं है तो लोग तो टंग को क्लीन नहीं करेंगे। ओके। वो टंग का भी क्लीन करना है, और पेट में भी अगर गैस फॉर्म है उसी में भी स्मेल आएगा, तो वो भी देखना पड़ेगा। बच्चों का है ये काफी प्रॉब्लम है, अगर इंडाइजेशन ऐसी है तो उसमें भी बास आएगा बच्चों का। तो वो टंग क्लीनिंग और ये पेट में भी क्लियरेंस होना चाहिए, वो पूछना पड़ेगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टुगेदर। हाँ, क्योंकि ये मुंह का है ना, तो पूरा वो जीआई ट्रैक की कनेक्टेड है। अगर तो पेट में अल्सर बन रहे हैं तो मुंह में अल्सर बन जाएगा। तो ऐसी फॉर एग्जाम्पल वायरल है तो वायरल में भी यही फर्स्ट साइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो हेरपस इन्फेक्शन है वो भी हो जाएगा, फीवर हो रहे हैं तो ये भी पेल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक पेशेंट है, उनका तो बास तो एक थोड़ा एसिडोसिस वाला तो स्मेल आएगा। नेफ्रोटिक प्रॉब्लम है उसका तो स्मेल तो यूरिमिक स्मेल आएगा। वो स्मोकर्स का स्मेल वो अलग आएगा। लंग एब्सेस का है उसका स्मेल बास अलग आएगा। तो अलग अलग स्मेल का अलग अलग है। मोस्टली बच्चों का क्या होगा, वो टंग का क्लीन नहीं करेंगे, सिर्फ दांत का क्लीन करेंगे। अगर कीड़ा हो गया तो उसी में बैठ सकते हैं। पस फॉर्म हो गया तो उसी में भी स्मेल होगा। फॉर एग्जाम्पल कीड़ा होकर पस फॉर्म आ गया, पीप जमा हो गया, उसी में का स्मेल थोड़ा सा डीके टाइप का स्मेल आ जाएंगे। तो उसका मतलब तो वो कहीं भी तो कीड़ा ज्यादा है और पस बन गया, पीप जमा हो गया, तो उसी का क्लीन करना पड़ेगा। मोस्टली बच्चों का कीड़ा कुछ तो नहीं है, पर फिर भी स्मेल आ रहे हैं, मतलब पेट में तो इंडाइजेशन काफी है। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन था सर, क्योंकि कई अलग जो पार्ट्स होते हैं वो सब एक साथ दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिस कारण से जो है वो बाहर जब आते हैं तो अलग स्मेल के साथ आते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप उन्हें एक संदेश दें, क्योंकि जैसे हम समझते हैं कि प्रारंभ से हम यही कहते आ रहे हैं कि दांत जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यदि अगर ये प्रॉपर वे में होता है, अगर सही तरीके से होता है, यदि हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं, अधिकतर हम नहीं करते हैं, यदि हम उसको करें तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी ज़्यादा बढ़ता है। तो मैं चाहूँगा कि एक संदेश आप हमारे दर्शकों को ज़रूर दें, अ मैसेज टू द पब्लिक। वही एक ये बोलेंगे तो हम शरीर और घर तो एक ही हैं जी। तो घर में आपका तो पूरा एक ही टाइम में पहले तो एंट्रेंस को क्लीन नहीं करेंगे। पहले तो फॉर एग्जांपल घर में तो किचन में तो आप ऑयल फूड कुक करेंगे तो स्मोक आएगा। सेम थिंग आप ऑयल फूड लेंगे तो आपका पेट में भी गैस फॉर्म हो जाएगा। आप बाथरूम जा रहे हैं तो 2 बार तो फ्लश करना पड़ेगा। यहाँ भी आप भी बाथरूम में 2 बार जाएंगे, नहीं जाएंगे तो आपका बॉडी में भी स्मेल आ जाएगा। ये मुंह ऐसी है, आपका घर का वो एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस कोई तो पहले क्लीन नहीं करेंगे, पहले पूरा कमरा का क्लीन करेंगे, सभी तो क्लीन कर लास्ट में ही एंट्रेंस से ही वो गंदा को सभी तो निकल कर फेंक देंगे। ऐसी है, ऐसी पहले कोई को मुंह को जाकर क्लीन नहीं करेंगे। पहला तो आपका शुगर है तो शुगर को चेक करना है, किसी और मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो सब तो चेक करना है, लास्ट में ही मुंह में आकर चेक करना पड़ेगा। पर ऐसी सिचुएशन है आप सब तो ठीक कर दिया पर गंदा को मुंह में रखा। फॉर एग्जाम्पल सेम थिंग तो घर को भी क्लीन कर आप गंदा को डस्टबिन में लेकर एंट्रेंस में रखा तो क्या होगा, कोई भी अंदर आएंगे नहीं है तो हवा आएंगे तो पूरा घर तो फिर भी डर्टी हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ भी तो मुंह रखेंगे तो यहाँ भी इन्फेक्शन काफी शरीर में जाने का चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यहाँ भी हो सकता है। इसलिए तो इसका मेंटेनेंस भी काफी इंपॉर्टेंस है। बट सभी शरीर का देकर ये मुंह में आ जाइए तो पूरा क्लीन कर और मेंटेन करना पड़ेगा। कैसे आपका घर का भी एंट्रेंस को सभी तो आप क्लीन कर ओके अब बाहर से देखेंगे तो अच्छा है, तो यही भी अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी आ रहे हैं आपके पास तो ये मुंह से ही स्मेल आएगा, अच्छा आएगा। आपका एंट्रेंस अच्छा नहीं है तो कोई भी आपके पास भी नहीं आएगा, वो भी है। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम आने के लिए, और बहुत इन्फॉर्मेटिव था ये सेशन हमारा, हम समझते हैं, और जितने भी लोगों ने हमें देखा है मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम आने के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो दर्शकों, हमने देखा है कि अब ये जो समय चल रहा है यहाँ पे कई सारे लोग जो हैं पोर्ट ब्लेयर डीडी पोर्ट ब्लेयर जो है देखते हैं। कई लोग हमें सुझाव भी देते हैं, कई लोग हमें कहते हैं कि इस प्रकार भी किया जा सकता है। तो हम ये समझते हैं कि कई सारे लोग जो हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि अच्छी बात है कि जो कार्यक्रम हो रही है लेकिन मैं उसको नहीं देख पाता हूं, तो हमें कोई लिंक भेज दीजिए जिसे हम बाद में जब भी हमें समय मिलता है हम देख सकते हैं। तो इस वक्त जो है डीडी पोर्ट ब्लेयर जो है सोशल प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ताकि हम जो है जो भी कार्यक्रम हम करते हैं वो आप तक पहुँचाए। तो हम सोशल प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ट्विटर में हैं हम, फेसबुक में, और हम यूट्यूब में भी। जैसे आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त हमारा ट्विटर हैंडल है @DDK_पोर्ट ब्लेयर।
हमारा फेसबुक आईडी है दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर, हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो आप इनमें जा सकते हैं, लिंक क्लिक कर सकते हैं और हमें देख सकते हैं, जब आप चाहे तब हमें देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कई सारे लोग हमें सुझाव देते हैं, तो विशेषकर हम जब डॉक्टर्स के कार्यक्रम करते हैं या जो भी अन्य कार्यक्रम दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर करता है, तो कई सारे लोग सुझाव देते हैं कि इसे इस प्रकार दे। तो यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें अपना जो सुझाव है आप हमें इस पते पर दे सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हेडो पोस्ट। हमारा पिन है 744102। हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblair@gmail.com। तो दर्शकों, मैं समझता हूं कि जो आज का हमारा कार्यक्रम था बहुत लाभदायक था, इन्फॉर्मेटिव था, और मैं समझता हूं कि आप अब से अपने बच्चों का जो है देखभाल ज्यादा करेंगे, स्पेशली उनके तीत या दांत को लेते हुए। तो दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। एक अगले कार्यक्रम के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।